हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द फ्यूचर स्टार एकेडमी में। तो जैसा कि हम आप सबकी डिमांड पे हमने पिछला वीडियो जो यूपी लेखपाल के बारे में बताया था, तो उसमें सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो उसकी कट ऑफ गई थी, मैंने जिस रिसोर्स से फॉलो किया वो रिसोर्स ही मुझको गलत बता रहा था। और जहाँ से मैंने कंटेंट को लिया था, मैं उसका प्लेटफॉर्म का नाम तो नहीं शेयर कर सकता हूँ क्योंकि इस पर स्ट्राइक आ सकता है ना, इस वजह से वीडियो पे स्ट्राइक आ जाएगा, इसलिए उस प्लेटफॉर्म का नाम तो नहीं शेयर करूंगा। और जिस भाई ने बताया मुझे है कि उसने 55, तो 55 बताया कि 55% मतलब कट ऑफ गई है, तो भाई साहब ने बिल्कुल सही बताया है। और मैं आशा करता हूँ कि भाई साहब के आने वाले उज्जवल भविष्य में एक भावी लेखपाल के रूप में देखने को मिलेंगे। और मैं भाई साहब को यह भी बताना चाहूँगा कि भाई साहब को अभी अपनी तैयारी करने में काफ़ी सुधार करना होगा, क्योंकि ये 55 तो बताया है लेकिन 55.12 है, 55.12 है। और 12 का महत्व उनको तब पता चलेगा जब 12 पॉइंट की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाए। भगवान ना करे कभी भविष्य में उनका सिलेक्शन रुके, लेकिन इन 12 पॉइंट का महत्व उनको तब पता चलेगा कि ये 12 पॉइंट क्या होता है। तो मेरी मंशा कभी नहीं है कि किसी भी बच्चे का सिलेक्शन रुके, ये फिर चाहे वो कमेंट एक इंटरटेनमेंट के लिए किया गया हो या सीरियस किया गया हो, ये मेरी कभी नहीं मनता है। और आज का वीडियो इसी के साथ शुरू करेंगे हम, चाहे वो कमेंट इंटरटेनमेंट के लिए किया गया हो या सीरियस किया गया हो, कि सर जी प्लीज कुछ एजीटीए के बारे में बताइए। तो एजीटीए के बारे में हम बताने से पहले 2 लाइन शुरू करेंगे। तो वो 2 लाइन कुछ इस प्रकार हैं कि मंजिलें मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो फिर गलत बात है। तो कुछ उन्हीं कोशिशों के साथ हम इस कंटेंट को भी लेकर आए हैं। और एजीटीए, और जिन भाई साहब ने भी इस क्वेश्चन को पूछा था उनसे भी मेरी विनती रहेगी कि लगातार कोशिश करते रहें, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो बाकी कुछ बताने के बारे में, तो मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर ही है, बट अब इस समय एग्रीकल्चर से थोड़ा मैं पीछे था, तो अगर को बाई मिस्टेक अगर कुछ जानकारी इधर उधर हो जाए तो उसके लिए आप कमेंट में बता सकते हो, जिस तरीके से हमारे इन भाई साहब ने बताया था। तो बहुत अच्छा काम इन्होंने किया और भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये रेगुलर हमारे वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो इन भाई साहब का कंटेंट में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पेट की, सबसे पहले इसमें भी पेट की शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है या स्क्रीनिंग की जाती है। तो इसमें पेट की स्क्रीनिंग की जाएगी तो उसमें कितना नंबर होना चाहिए पेट में, तो पीईटी में आपका कितना नंबर होना चाहिए, पीईटी में कितना नंबर होना चाहिए, पीईटी में माइनस में नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार आयोग कुछ नया करेगा, तो इस बार कुछ आयोग नया करेगा तो क्या करेगा, मेरा मानना है 10 से 20 नंबर, 10 से 20 नंबर आप लोगों के अनिवार्य रूप से यूपी पीईटी में होने चाहिए। ठीक है, 10 से 20 नंबर यूपी पीईटी में होने चाहिए। और 24 और 25 में जो 24 यानी सन 2024 और 25 में जो 3442 भर्ती के लिए आया था वैकेंसी, उसकी डीबी चल रही है, तो ऑप्शन मार्क्स में 46 है, यहाँ पे 46 है। ठीक है, अब इसके बाद में 26 और 27 में कितनी वैकेंसी आएंगी, तो 26 और 27 में लगभग 2200 प्लस 2200 प्लस भर्ती आने की संभावना है, जो कि मई या जून तक आ जाएगी, लगभग मई या जून, क्योंकि 27 में चुनाव होने वाला है, तो इसका नोटिफिकेशन वो आयोग पे डिसाइड करेगा कब तक कर देगा, लेकिन जो दी गई है डेट अनुमानित मई या जून तक वो कर देंगे, इसका भी नोटिफिकेशन निकाल देंगे। और 24 और 25 का डीबी चल रहा है, उसको डीबी जिसका हो गया वो अपने कागज देके अपना डीबी भी करा सकते हैं। और एजीटीए है क्या, इसके भी हम बात कर लेंगे। और एजीटीए एक समूह गा की भर्ती है, समूह गा की वैकेंसी है। इसमें किसानों को नई तकनीक के बारे में बताया जाता है और किसानों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाता है। जो भी इसमें कैंडिडेट नियुक्त होता है उसका यही कार्य होता है, किसानों को नई तकनीक के बारे में बताना और जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उसके बारे में इसको बताएं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसके पेपर की। तो इसका पेपर में 100 अंक होते हैं, 100 क्वेश्चन मुझे जाएंगे और 2 घंटे समय होगा
और 1/4 की माइनस मार्किंग है, जो कि हम लोगों ने यूपी लेखपाल वाले वीडियो में कर लिया था। इसके बारे में माइनस मार्किंग के बारे में, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और कितना पूछा जाता है। तो मैंने तो भाई एजीटीए का एग्जाम तो दिया नहीं, क्योंकि मैंने 23 में यूपी पीईटी को नहीं दिया था। और जिन भाइयों ने यूपी 23 में एग्जाम दिया है, एग्जाम का लेवल और एग्जाम का पैटर्न उनसे अच्छा बेहतर तरीके से नहीं जान सकता है, क्योंकि मैंने तो एग्जाम दिया नहीं। पैटर्न और एग्जाम का लेवल जिन लोगों ने दिया है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर भी मैं आप सभी लोगों को एक अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें एग्रीकल्चर के पार्ट से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? एग्रीकल्चर से 60 से 65 क्वेश्चनों का महत्व बना रहता है। वहीं पे उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन से 20% का वेटेज रहता है और कंप्यूटर से भी 15% का वेटेज रहता है। अब आप सब लोग ये सोचेंगे कि 20% उत्तर प्रदेश और 60 से 65% है किसका? एग्रीकल्चर का। और मैंने यहाँ पे मैं तो यही रख रहा हूँ 60%, लेकिन आयोग मतलब दिखा रहा है 65 भी, तो मैं 65 कर दिया हूँ, बाकी मैं 60 रखूंगा। 5% मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि 5% में अन्य विविध जो क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है, मैं 5% उसके लिए भी रख रहा हूँ। तो मैं शॉर्ट में यहीं पे बना रहा हूँ, देखिएगा यहीं पे बना दूँ, यानी एजी से 60 क्वेश्चन, यानी एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर से 60 क्वेश्चन, और यूपी जीके से 20, और कंप्यूटर से 15, और अन्य में हम बात करेंगे 5 क्वेश्चनों की। अन्य में हम क्या बात करेंगे? 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आ गए। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो सबसे ज्यादा वेटेज इसमें कृषि का है। तो कृषि में क्या है? कृषि में है एग्रोनॉमी, यानी सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान में बात करेंगे हम तो फसलों का वर्गीकरण पूछेगा। फिर उसके बाद में अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले और चारा वाली फसलों के बारे में अध्ययन करना है। और आयोग इसी से कुछ क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को अभी बताया कि मैंने एग्जाम तो अभी दिया नहीं है, और भविष्य में आने वाले समय में हो सकता है कि मुझको भी मौका मिले एग्जाम देने का। तो जब मौका मिलेगा तो एक बार जरूर देखा जाएगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड में, एग्रीकल्चर से ही पॉइंट है। सेकेंड में है जैव प्रौद्योगिकी एवं पादप। इसमें प्रजनन और आनुवांशिक सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है, और ये कृषि से ही संबंधित होता है। फिर उसके बाद में कृषि में बायोटेक का महत्व बात करेंगे। कृषि में बायोटेक का महत्व क्या? कृषि में बायोटेक का महत्व है, इसके बारे में भी दिया गया है। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट बनता है एग्रीकल्चर से तीसरा पॉइंट बन रहा है मृदा एवं जल संरक्षण। मृदा एवं जल संरक्षण, जिसमें मृदा के प्रकार, उर्वरक और सिंचाई की विधियां और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। किसमें? मृदा के प्रकार, उर्वरक और सिंचाई विधि और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। सिंचाई विधि में जैसे थाला विधि हो गई, अंगूठी विधि हो गई, और मुक्त प्रवाह हो गया। कुछ इसी प्रकार से सिंचाइयों के बारे में भी बात करता है। फिर उसके बाद में ये बात करेगा कृषि का प्रसार। 4th नंबर में ये कृषि के प्रसार की बात करता है, और कृषि के प्रसार में ग्रामीण विकास सिद्धांत के बारे में बात करता है, और सरकारी योजनाओं के बारे में भी बात करता है। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करता है, जिसमें एमएसपी की बात करता है आयोग की, इसमें सिलेबस दिया है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में भी बात करते हैं कृषि की अर्थव्यवस्था में यूपी की क्या भूमिका है, एमएसपी क्या है। और फिर उसके बाद में सेकेंड पॉइंट पे हम आएंगे। सेकेंड पॉइंट में बात करता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का सामान्य इतिहास क्या है, उसके बारे में बात करेगा। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर एक्सेल और एमएस वर्ड, इसके बारे में भी बात करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी, कंप्यूटर के बारे में बात करता है आयोग, और इंटरनेट और ईमेल के बारे में भी बात करता है। और जहां तक मेरा मानना है कि अगर 26 में अगर एग्जाम हुआ, माफ करना 27 में अगर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, तो कंप्यूटर की जगह एआई पे ज्यादा फोकस करेगा आयोग, क्योंकि एआई इस समय काफी चर्चा में चल रहा है। तो एआई पे भी बात करेगा सबसे ज्यादा, और बिग डाटा और मशीन लर्निंग, और बात करेगा आयोग साइबर सुरक्षा पे। इन 2 पॉइंटों पे, एआई और साइबर सुरक्षा पे, आयोग मेरा मानना है कि ध्यान दे सकता है, क्योंकि ये काफी चर्चा में वर्तमान में बने हुए हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, इसके बारे में भी बात करते हैं।
आयोग इसके बारे में, जैसे पशुओं की नस्ल क्या है, चारा प्रबंधन क्या है, और पशुओं की बीमारी के बारे में भी जानकारी आप सभी लोगों को रखनी है। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे यूपी स्पेशल, यानी यूपी स्पेशल इसको इसलिए हम कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाता है। अब जैसे यूपी के जनरल नॉलेज में पूछा जाता है कि यूपी का इतिहास, यूपी के इतिहास में जैसे सांस्कृतिक इतिहास के बारे में और वास्तुकला के बारे में पूछा जाता है। इसमें वास्तुकला, अब यूपी का ज्योग्राफी में जैसे जलवायु हो गया और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में भी इसमें पूछ सकता है। नेचुरल संसाधन यानी प्राकृतिक संसाधनों के बारे में भी पूछ सकता है। प्राकृतिक संसाधन। फिर उसके बाद में यूपी की राजनीति एंड प्रशासनिक व्यवस्था, यानी यूपी में जो, इसको हम राजनीतिक व्यवस्था को करंट से भी रिलेट करके देख सकते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को भी करंट से रिलेट करके देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में इसमें दिया है करंट अफेयर, ये करंट अफेयर भी यूपी से संबंधित है, तो इसके बारे में भी हम देख सकते हैं। अन्य विविध प्रश्नों में जैसे आयोग कोई दिवस पूछ लेगा या कोई नई टेक्नोलॉजी करंट से रिलेट करके उसमें पूछ सकता है। तो विविध में हुआ आपके जो एग्जाम का सिलेबस दिया है इससे बाहर जाकर भी पूछ सकता है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये सिलेबस समझ में आया होगा। और मैंने सिलेबस इसलिए फिर पहले से ही लिख लिया क्योंकि थोड़ा वीडियो छोटा रहेगा और आसानी से आप सभी लोगों को चीज़ें स्पष्ट रूप से मिल जाएंगी। तो एक बार फिर हम बता दें, जिन लोगों ने यूपी SSSC PET का एग्जाम दिया है 25 में, और वही लोग एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम देने के बाद में यदि 10 से 15 या 20 कर सकते हो, 10 से 20 नंबर हैं तो वो इसके लिए लग जाएं, यानी तैयारी करने के लिए इसमें लग जाएं, तो उनका स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग या कट ऑफ जो कह सकते हो वो उनका हो जाएगा। और ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। माइनस मार्किंग मैंने बता दिया, 0.25 100 क्वेश्चन आते हैं, समय 2 घंटा होता है। और 26 और 27 में आयोग ने 2200 प्लस भर्तियों की बात की है, जो कि आयोग द्वारा मई या जून तक नोटिफिकेशन देने की जानकारी देखने को मिलती है। क्योंकि 24 और 25 वाले में 3440 भर्ती थी, उसमें डीबी चल रहा है। जैसे ही 24 और 25 की प्रक्रिया को आयोग पूरा करेगा, मेरा मानना है उसके बाद में ही ये 26 और 27 की भर्ती को आगे बढ़ाएगा। बाकी आप सभी लोग चाहे कैसा भी कमेंट करें, चाहे वो इंटरटेनमेंट की जरिए से किया गया हो या सीरियस किया गया हो, मेरा जो काम है मैं तो वो काम करूंगा, और जो आप लोगों को काम है वो आप लोग भी करिए। वो आप लोगों की पर्सनल लाइफ है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। और मुझे इतना समय नहीं मिलता है कि मैं आप लोगों को कमेंट देखूं कि कहाँ से आ रहा है। मुझे नेचुरल लगा कि ये नेचुरल कमेंट है, तो मैंने AGTA का और यूपी लेखपाल का भी वीडियो बना दिया। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फालतू के कमेंट करने से ये होगा, जिन बच्चों को आवश्यकता है, मैं तो समझ जाऊंगा ये फालतू का कमेंट है कि इसमें इसका इंटरेस्ट नहीं है, बस इंटरटेनमेंट के लिए कमेंट किया गया है, तो मैं उस पर थोड़ा कम हो जाऊंगा, उस पर कम ध्यान दे पाऊंगा कि यार हटाओ, इसका क्या वीडियो बनाई है, तो इंटरटेनमेंट के लिए किया गया। लेकिन आपके इंटरटेनमेंट की वजह से उन बच्चों का भी नुकसान हो सकता है जो भविष्य में शायद कमेंट के माध्यम से कोई जानकारी लेना चाह रहे हों या कुछ सीखना चाह रहे हों। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट ना करें, कमेंट करें, अच्छी बात है। जो जेन्युइन चीज़ें हैं मैं ज़रूर बताऊँगा। और बस यही मेरा कहना है कि इंटरटेनमेंट के जरिए से कमेंट ना करें। ये रहा AGTA का सिलेबस पूरा पाठ्यक्रम। और मुझे पता है अब कुछ लोगों को खुजली मचेगी, AFO के बारे में बताइए। AFO के बारे में भी खुजली मचेगी। AFO जो भी होता हो, ये बैंक से रिलेटेड संबंधित होता है, शायद फील्ड ऑफिसर से संबंधित जो भी होता है। तो आप लोगों को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, खुजली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं AFO को भी लेकर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 1 या 2 दिन में AFO के बारे में भी आएगा, कमेंट आएगा। तो कमेंट आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भैया बना दूंगा, मेरा यही काम है। और आशा है कि आप सभी लोगों जिस तरीके से
प्रेम और स्नेह दिया है, आगे भी देते रहेंगे। बस मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कमेंट ना करो, रिलेवेंट कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटरटेनमेंट पर्पज से कमेंट। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। और कोई भी दिक्कत हो एजुकेशन से संबंधित, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, बेझिझक करिए, बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं। ठीक है, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखिए।